हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राल्फ वाल्डो एमर्सन। अब हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात करते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। राल्फ वाल्डो एमर्सन जो थे, इनका जन्म हुआ था बोस्टन में मैसेच्यूसेट्स नाम की जगह पे 1803 में। और ये जो है वन ऑफ द 6 सन्स ऑफ हिज क्लर्गीमैन्स फादर, मतलब उनके जो फादर थे वो एक क्लर्गीमैन थे, उनके ये छठे बेटे थे। और जो इनके जो पूर्वज थे, जो इनके एंसेस्टर्स थे ना, वो जो है एक स्टेट्स के जो है मतलब इस स्टेट में ना 7 जनरेशन से रह रहे थे। और जो अधिकतर उनमें से थे तो वो जो है ना या तो पास्टर्स थे, या फिर कभी जो है वो हमेशा गरीब रहे, या कभी तो उनको मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया कि मतलब गरीबी तो दूर, बिल्कुल पोवर्टी की सिचुएशन रही ना। तो वो गरीब कहलाने के लायक थे और ना ही वो अमीर कहलाने के लायक थे, वो उससे भी गए गुजरे हालात में रहे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप प्लीज़ इसको आप मतलब देख लेना, मतलब क्योंकि हो सकता है मेरे मतलब क्योंकि मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, और मतलब मेरे को लग रहा है कि हाउ कैन आई, मतलब मैं कैसे उसको फेस करूं। तो इस वजह से हो सकता है कहीं कहीं पे मैं अटक सकता हूं या कुछ भी है। तो आप प्लीज़ उसको देखें और फिर मेरे को बताएं। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट लाऊं, पर ये मेरा पहला वीडियो है तो मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस है, और मेरे को बोलने में भी थोड़ा सा एक डर डर सा है मतलब। तो अब हम उनकी बात करते हैं, उनकी एजुकेशन की। इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी हार्वर्ड में। तो इनकी फ़ादर के डेथ के बाद और इनके जो जो इन्होंने देखा कि इनके फादर की तो डेथ हो गई है इन्हीं के सामने, और उनके साथ साथ इनके जो है ब्रदर की भी डेथ हो गई है। लेकिन जब वो 8 साल के होते हैं ना, राल्फ वाल्डो एमर्सन, तो उनकी जो मदर होती हैं और आंट होती हैं, वो एक तरह से मतलब किसी तरह से मैनेज कर लेती हैं उनकी और उनकी जो 4 जो बचे हुए भाई थे उनकी स्टडीज़ को, और उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या होता है, वो जो उनको ग्रेजुएशन जो वो करते हैं ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं, और वहाँ से वो एक ग्रेजुएट के रूप में बाहर आते हैं। फिर जो अब उनके ब्रीफ पीरियड की बात करें तो वो टीचर भी रहे हैं, जहाँ और कौन से स्कूल में रहे, जो स्कूल था गर्ल्स का 1821 से 1825 तक। फिर उन्होंने जो है वो उन्होंने एंटर किया डिविनिटी स्कूल इन 1825, मतलब कि डिविनिटी स्कूल में उन्होंने एंट्री करी 1825 में। और फिर उन्हें जो है लाइसेंस मिल गया था मिनिस्ट्री में इन 1826। फिर हम बात करते हैं उनकी जो है मैरिज, डेथ और उनकी वाइफ की। तो उनकी जो शादी हुई थी ना, वो 1829 में एलन टकर नाम की एक लड़की से हुई थी। उसकी उम्र थी उस टाइम पे 17 साल की थी वो। लेकिन उसकी जो है ना बहुत जल्दी ही डेथ हो गई, मतलब शादी के आप लगा लो 2 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। 1831 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो ये मतलब एक पर्सनल लॉस होता है ना उनको, वो क्या करते हैं कि वो जो है ना रिज़ाइन दे देते हैं। और कहाँ से रिज़ाइन दे देते हैं? पेस्टोरेट ऑफ द बोस्टन चर्च, मतलब कि वहाँ के जो मतलब वो लीडर बने हुए थे ना चर्च के, वहाँ से वो रिज़ाइन दे देते हैं। और फिर एक चीज़ और उनके बिहेवियर में देखने के लिए मिलती है कि उनका जो मतलब वो होता है ना कि मतलब रिलीजियस बिलीफ होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है। और जो उनके रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, या फिर वो उसको मतलब एक तरीके से ना मतलब नाकारने लगते हैं, कि मतलब वो उन्हें सही नहीं मानते, वो उनको मतलब मानते हैं कि ये तो होने ही नहीं चाहिए मतलब ना। फिर अगर हम उनके यूरोपियन टूर के बारे में बात करें तो एमर्सन ने एक टाइम ऐसा भी था उनकी लाइफ में, जैसे कि उनकी वाइफ के डेथ के 1 साल बाद 1832 में उन्होंने एक कॉन्टिनेंट को ट्रैवल किया, उसका नाम था यूरोप, ठीक है। तो सीकिंग पर्सपेक्टिव ऑन हिमसेल्फ एंड हिज फ्यूचर, तो मतलब कि उन्होंने पहले तो अपने ऊपर लिया उसे, तो कि मेरे को ऐसा ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपना उसमें फ्यूचर भी देखा कि क्या पता मेरे को वहाँ जाने से वहाँ जो है जाके मेरे को कुछ ऐसा सीखने को मिले जो मेरे फ्यूचर में भी काम आ सके। तो जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, कैराइल। और फिर वहाँ पे
और फिर वहाँ पे जाके ना वो मेजर इन्फ्लुएंस आता है उनकी लाइफ में ना, बहुत मतलब वो प्रभावित होते हैं वहाँ जाके उन लोगों से मिल के। और फिर जब वहाँ से वो लौटते हैं ना, तो एमर्सन का एक ना मतलब बहुत ज़्यादा मूव्ड हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वहाँ से। तो ना वो बोस्टन जो टाउन होता है जहाँ वो पहले रह रहे होते हैं, जहाँ से वो जाते हैं ना ट्रैवल करने के लिए, वो उस टाउन को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। उसके पास वाला टाउन का नाम होता है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड नाम की जगह पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अब मैंने कहा था ना कि वहाँ से उन्हें जाके मतलब यूरोपियन कंट्री का जब उसे टूर मिला उन्हें, तो फिर उन्होंने जो है एक उन्हें लाइफ में चेंज आया, एक इन्फ्लुएंस मिला, एक मतलब मोटिवेशन मिला। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं जो है अपनी जो पहली जो शादी थी वो तो जो है ख़त्म ही हो गई थी क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ना ऐसे अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक रोक नहीं दे रही है, उसे जो है मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मेरे को दोबारा से शादी करनी चाहिए और एक नई ज़िंदगी से शुरुआत करनी चाहिए। फिर वो दोबारा शादी करते हैं और उनकी जो दोबारा शादी होती है ना वो 1835 में होती है और उस लेडी का नाम होता है लिडिया जैक्सन। और उसके बाद उनके उस शादी से उनके 4 बच्चे भी होते हैं। और फिर अपना वो एक तरह से ना लिटरेरी करियर स्टार्ट करते हैं। और फिर पहले तो मतलब एक लिटरेरी करियर नहीं स्टार्ट करते, पहले तो अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज अ पब्लिक लेक्चरर, मतलब कि वो पब्लिक में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं और पब्लिक के मतलब के उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद जो है मतलब वो एक तरह से राइटर बन जाते हैं, फिर वो ना कुछ मतलब वर्क्स लिखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक टूर भी स्टार्ट करते हैं जिसमें वो डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं और मतलब कि एक तरह से अपने लेक्चर्स को अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जाके ना डिलीवर करते हैं ताकि लोगों का भला हो सके और सब मतलब ठीक है। तो इन सब में ना वो अराउंड उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि कब उनके जो है ना 1500 लेक्चर वो दे चुके होते हैं और 1500 जगह वो जा चुके होते हैं। तो क्या होता है कि जो है उसके बाद वो जो है 2 और ट्रिप लगाते हैं, कहाँ की, यूरोप की। एक पहली जो ट्रिप लगाते हैं वो यूरोप की वो 1847 में लगाते हैं और दूसरी जो ट्रिप लगाते हैं वो 1872 में लगाते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी लिटरेरी करियर की। तो ऊपर तो हमने बात करी कि मतलब उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में जो है इतना इन्फ्लुएंस होके अपनी जो है रीमैरिज के बारे में सोचा और फिर नई लाइफ शुरुआत करने के बारे में सोचा, फिर उन्होंने अपना कैसे करियर शुरू करा। तो अब हम उनकी बात करते हैं उनके लिटरेरी करियर के बारे में। तो उनका लिटरेरी करियर जो था ना वो 1834 से 1844 तक का था। मतलब कि इस जो 10 साल का जो पीरियड था ना, इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने लिटरेरी वर्क्स को लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बोस्टन नाम की जगह पे वो रहते थे, वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि वो यूरोपियन जगह पे गए, यूरोप गए थे, वहाँ पे उन्होंने टूर किया था। तो उन्होंने वो जो है बोस्टन के पास में एक जगह है कॉनकॉर्ड, वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे एक तरह से ना वो लीडर बन जाते हैं वहाँ के। और फिर ना वो एक तरह से ना ट्रांसजेंडरलिस्ट नाम जो मतलब बन जाते हैं और फिर अपनी खुद की एक मैगज़ीन को पब्लिश कराते हैं, मतलब उनमें उसमें एडिट करते हैं पहले उसे। और फिर एक जो है द डायल, उसे जो है वो पहली उनकी मैगज़ीन रहती है, उसको उन्हें लिखने में 2 साल लग जाते हैं 1842 से 1844 तक। फिर उसके बाद जो उनका अर्ली जो इन हिज करियर ना कि जो उनका पहले का करियर होता है ना, जो शुरुआती करियर होता है, उसमें वो मतलब एक तरह से ना फिगर बन जाते हैं कंट्रोवर्सी के, ठीक है। और उस कंट्रोवर्सी में ये होता है कि उन्होंने ना एक तरह से ना वो मतलब कि जो है एक तरह से ना मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस होती है ना उनको अपने जो है ना उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनके मतलब कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। और पर वो ऐसा नहीं करते हैं, पर फिर भी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं कि आपने जो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऐसी बेतुकी उससे मतलब फालतू कहा है और ऐसा कहा है तो वैसा कहा है, लोग उनको ना क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। और जो लोग उन्हें मेन फोकस रखते हुए कहते हैं ना कि तुमने तो मतलब हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का बिल्कुल ही खंडन किया है और बिल्कुल ही तुमने तो उसे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। मतलब वो जो है पर्टिकुलरली ना लास्ट सपर जो चीज़ होती है ना, जो लास्ट मील ऑफ द डे, उसके बारे में वो मतलब उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुमने जो है
अपने ये, क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म के थे ना, तो उनको मतलब वो कहते हैं कि तुमने क्रिश्चियन धर्म में तो लास्ट सपर तो बिल्कुल वो होता था, बिल्कुल हम उसे मतलब हमारे सिरों के ऊपर सबसे पहले हम वही मतलब उसे फॉलो करते थे, लेकिन तुमने उसे एक तरफ से ना ख़त्म कर दिया अपनी लिटरेरी करियर में, उसे ऐसे तुमने शो करा है। तो अब उसे क्या होता है कि जो अपोजिशन होता है ना, मतलब कि जो अपोजिशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो हर तरफ फैल जाता है कि मतलब इसने जो है ऐसे गलत जो है इंटरप्रेट किया है। पर अब कहते हैं ना कि मतलब जिसको कुछ करना है, जिसको अपना जो है नाम स्थापित करना है, तो वो तो मतलब इन सब चीज़ों में नहीं आएगा, वो इन सब बातों में नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने जो है ना एक तरह से अपनी ना दोबारा से रेपुटेशन को एस्टैब्लिश किया। और फिर क्या हुआ कि जो इसकी जो आवाज़ थी और ओरिजिनल जो थिंकर थे और ओरेटर रहे और फिर राइटर रहे, तो मतलब वो प्रॉपर मतलब उसमें ना सोच पाए, मतलब कि वो किसी की ना बातों में नहीं आए कि मतलब तुमने ना गलत कर दिया, तुमने जो है मतलब हमारे जो धर्म है उसका मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। फिर वही था कि मतलब अब वो अपने उस पर जो है कायम रहे, अपने मतलब जो उन्होंने लिखा उस पर कायम रहे, जो वो सोचते थे कि मतलब, और बोलते रहे कि मतलब मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सही लिखा है। तो फिर अब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो है लास्ट में क्या होता है कि वो जो है ना मतलब एक तरह से ना स्टेज बन जाता है, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं कॉनकॉर्ड के, कि भाई इसने तो गलत लिखा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। तो अब हम बात करते हैं उनके वर्क्स, जर्नल्स और उनके एसेज के। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था ना लिखना, वो 1820 से स्टार्ट किया था और 1876 तक उन्होंने लिखा था। तो जर्नल जो उनके थे ना, तो उसमें उन्होंने जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट राइटिंग जो रही है उनकी एमर्सन की, और जो है ना मतलब एक तरह से ये रिकॉर्ड रहे हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के, जो ये जो राइटिंग्स हैं ना उनकी, तो और जो जर्नल्स हैं और एसेज हैं, तो उनका जो ये जो रिकॉर्ड, ये काइंड ऑफ रिकॉर्ड है जो उनका मेंटल डेवलपमेंट हमको जो है समय समय पे देखने के लिए मिला। और ठीक है, तो उसमें ये रिवील करते हैं कि ये ना तो ये एक तरह से फ़िलासफ़र थे, बट ये एक तरह से मतलब ना इन्होंने काइंड ऑफ सिस्टम बिल्कुल एक चेंज ही कर दिया, उसमें नया डेवलपमेंट ला के नए थॉट्स इंट्रोड्यूस करा के, मतलब एक बिल्कुल ना प्रोफाउंड थॉट्स दिए। और लवर, और मतलब ये काइंड ऑफ ना लवर ऑफ ट्रूथ रहे, मतलब कि ये हमेशा सच बोलने वाले रहे। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, वो सत्यवादी थे। तो और मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं अपने मतलब पेरेंट्स से, तो मतलब इनको भी ऐसे ही बोला गया कि ये बिल्कुल ना सत्यवादी थे और इनको ना सच बोलना बहुत पसंद था। और इनके जो थॉट्स थे ना वो अलग ही उसके थे, मतलब कि अलग ही तरह के थे। तो वो जो है एक बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में उस टाइम में चेंज आया। और ये भी मानते हैं कि इन्होंने ना मतलब कि बहुत ज़्यादा एंशियंट क्लासिक्स की स्टडी करी थी, उनकी बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग करी थी, डीप नॉलेज इनके पास था इन्होंने। और तो और इन्होंने जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू स्क्रिप्चर्स का और इंग्लिश रोमांटिक्स की बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करी थी। तो उनके इनके पास ना इस सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो फिर उनकी एक और बुक थी जिसका नाम था नेचर, वो जो है इन्होंने 1836 में लिखी थी। तो उसमें क्या था, जो इन्होंने ना एक्सप्रेस किया था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसजेंडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने लेक्चर्स में जो है अमेरिकन स्कॉलर के बारे में बात की है, जो 1837 में इन्होंने लिखा। उसके बाद द डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस 1838 में इनका एक वर्क था, लिखा गया था, इनके द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद इस वर्क में जो है इन्होंने एक अपना एक्सप्रेशन दिया है डिसरिगार्ड ऑफ अथॉरिटी के बारे में, मतलब कि जो है मतलब जो उनकी अथॉरिटी थी, उनकी पोजीशन थी, उसका मतलब मतलब रिगार्ड के बारे में उन्होंने बोला है। और फिर उन्होंने जो है सिचुएशन एक ना इंस्टीट्यूट भी ऑर्गेनाइज किया। उससे क्या हुआ कि उसमें उन्होंने बोला कि ही एडवोकेटेड दैट मैन कैन बिकम हिज ओन चर्च, मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर जो है मतलब ना हम जो है मैन जो है ना खुद एक अपना जो है ना एडवोकेट बन सकता है चर्च का, मतलब कि उसे किसी भी दूसरे अदर एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपना केस लड़ सकता है। और फिर इनके जो एसेज थे उनको भी मतलब दो सीरीज़ में बांट दिया गया था। जो पहली सीरीज़ थी, फर्स्ट सीरीज़ थी, वो 1841 में
लिखी गई थी, और फिर जो सेकंड सीरीज़ थी वो जो है 1843 में लिखी गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो है ना ये एक तरह से ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाया उनके जो है ना यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोज एसेज में। मतलब कि एक तरह से ना बिल्कुल उनको ना फल मिला उस चीज़ का कि मतलब तुमने जो है ना 2 पार्ट्स में लिखा है अपनी जो मतलब 2 सीरीज़ में लिखा गया है तुम्हारे वर्क्स को, तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें जो है ना प्रेज़ मिला इस चीज़ के लिए। फिर उनका एक वर्क रहा है रिप्रेजेंटेटिव मैन, ये लिखा गया था 1850 में। ये जो है एमर्सन की स्टडी ऑफ ग्रेटनेस है, उसमें उनका जो है ख़ास तौर से कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट किया गया है, जिसमें जो है लाइव्स दिखाई गई हैं 6 मैन की, और कि कैसे जो है रिजेंबलिंग दैट ऑफ कैरल्स ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप, मतलब कि कैसे वो जो है हीरोज़ को वर्शिप करते हैं, और मतलब कि जो है मतलब वो जो 6 के 6 जो पीपल होते हैं ना, मैन होते हैं, वो जो है हीरो वर्शिप में ज़्यादा जो है बिलीव करते हैं। और इससे क्या होता है कि एमर्सन को ना बहुत अच्छे से प्रेज़ मिलता है कि तुम जो है बहुत अच्छे मतलब राइटर हो, और तुमने जो है ना ग्रेट मैन थ्योरी पे भी वो मतलब काम करते हैं, और एक तरह से ना डेमोक्रेसी को दिखाते हैं कि वो जो डेमोक्रेसी है वो पोटेंशियल रखती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटी को भी शो करते हैं, और एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को शो करते हैं कि मतलब कि ह्यूमंस का जो बिहेवियर है ना वो एक समय पे जो है एक नहीं रह सकता, या हर टाइम एक नहीं रह सकता, वो जो है ना डिफरेंट टाइम पे चेंज होता रहता है। तो अब उन्होंने यहाँ पे ना उन 6 मेंस के जो है ना नाम भी बताए हैं कि वो 6 मैन आखिर थे कौन। तो पहला था प्लेटो द फिलोसोफर, फिर दूसरा था स्वेडेनबॉर्ग द मिस्टिक, फिर तीसरा था मॉन्टेन द स्केप्टिक, फिर थे शेक्सपियर द पोएट, फिर थे नेपोलियन द मैन ऑफ द वर्ल्ड, एंड लास्ट थे गोएथ द राइटर। तो उन्होंने क्या करा, जो ये थे राइटर हमारे राल्फ वाल्डो एमर्सन, इन्होंने कहा कि जो ये प्लेटो थे ना वो ग्रेटेस्ट थे इन सब में से, जिनके मैंने नाम अभी ऊपर लिए, वो सबसे ग्रेटेस्ट थे प्लेटो। और फिर जो उसका जो प्रोज जो वर्क था वो जो है मतलब एक तरह से ना उनको उसको इंक्लूड किया गया इंग्लिश ट्रेड्स में 1866 में। फिर उसके बाद द कंडक्ट ऑफ लाइफ लिखा गया 1860 में, फिर सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड लिखा गया 1870 में, और लेटर्स टू कैराइल पॉस्थमस 1883 लिखा गया। अब हम बात करते हैं उनके कुछ प्रोज लेक्चर्स एंड बायोग्राफिकल वर्क्स की। तो उनके जो लेक्चर्स थे या फिर बायोग्राफिकल स्केचेस थे वो 1884 में लिखे गए, और उसमें जो है एक और वर्क भी शामिल किया गया, एक्लेम ऑफ थोरेयो एंड कैराइल। ये जो था ना ये एक पोएम थी, तो इसका जो जो है ना फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज पोएम्स जो जो है ना एक जो है ना 2 वॉल्यूम में लिखे गए। तो जो इसका फर्स्ट वॉल्यूम था वो 1847 में जो है पब्लिश कराया गया, और जो दूसरा था मे डे एंड अदर पीसेस वो 1876 में पब्लिश कराया गया या लिखा गया। तो इन द वर्ड्स ऑफ संतायना रिवील एमर्सन एज अ मैन whose religion was all poetry, a poet whose only pleasure was thought। तो जो संतायना है ना वो कहते हैं कि ये एक ऐसे पोएट थे जो मतलब उनका जो धर्म था ना वो ही पोएट्री लिखना था। उनका धर्म तो था ही पोएट्री लिखना, लेकिन वो जो पोएट्री लिखते थे ना वो जो है ना मतलब प्लेजर के लिए लिखते थे, और उससे उन्हें जो है ना मतलब एक मोटिवेशन मिलता था, उन्हें जो है थॉट्स आते थे कि वो जो है पोएट्री कंपोज करें नई नई। तो अब जो ये राल्फ वाल्डो एमर्सन होते हैं ना इनकी डेथ हो जाती है 1882 में, और अपने ही इनके घर में कॉनकॉर्ड नाम की जगह पे। और ये डेथ जो होती है ना वो किस वजह से होती है, उनकी जो मेमोरी होती है ना वो एक लॉस होने लग जाती है, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और लोग कहते हैं कि इन्हें एक तरह की बीमारी हो गई थी एमनीसिया, मतलब कि काइंड ऑफ अ लॉस ऑफ मेमोरी ही है वो, ठीक है, उससे इनकी डेथ हो जाती है 1882 में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मतलब मेरी फ़र्स्ट वीडियो। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि इसमें और थोड़े से बदलाव लाऊँ, मैं अपने को और भी जो है उसमें चेंज कर पाऊँ, और यही था मतलब आज का ना मेरा टॉपिक। बस आप सभी लोग
से मतलब मेरा ये मतलब प्रार्थना करता हूँ कि मतलब आप सब मेरे को सपोर्ट करो, और बाकी लाइक अदर यूट्यूबर्स की तरह आप मेरे को भी सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ और मुझे को नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बस मैंने जो जितना पढ़ा मेरे को समझ आया, मैंने आपको एक स्टोरी के फॉर्म में सुना दिया। अगर उसमें आपको कुछ मिस्टेक्स लगती हैं तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए बाय। और तब तक आप जो है इस वीडियो को देख लेना और इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियोस और नए नए जो है राइटर्स के बारे में पता लगता रहे। और मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ही मेरी नई अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।